देखिए अभी यूपीएससी में जो कंट्रोवर्सी चल रही है आपको ऑलरेडी पता होगी। यहाँ पर अपन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे अभी काफ़ी लोग इस बात को रख रहे हैं, इस डिमांड को रख रहे हैं कि यूपीएससी को फिर से एग्जाम को करवाना चाहिए, री एग्जामिन होना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए उन सभी एस्पिरेंट को जिनके साथ में धोखा 2024 में हुआ है या फिर 2025 में हुआ है। मैं यहाँ पर वो बात करूंगा जो आपको अच्छी नहीं लग सकती बट वो बात प्रैक्टिकल है। क्या आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है? अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो इम्पॉसिबल है आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना। काफी लोग यहाँ पर अभी से कमेंट सेक्शन में गालियां लिखना शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बट इस बात को ध्यान रखिएगा मैंने चैनल पे वही बात बोली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जिस समय इंडिया पाक वॉर की बात आई थी उस समय भी मैंने इस बात को बोला था कि वॉर के कारण एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। मैंने ये बात 8 या 9 तारीख को ही बोल दी थी और आप जाके देख लीजिएगा सभी लोगों ने उस वीडियो के नीचे गालियां दी थी, बट वॉर के कारण एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ री एग्जामिन किसी भी सूरत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके पीछे की वजह समझिए। पहला प्रोटेस्ट नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं है। कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी डिमांड रखते आए हैं, इवन कोर्ट में भी बहुत सारी पिटिशन फाइल है, कोर्ट में भी केस हमारा पेंडिंग है। क्या यूपीएससी इन सारी बात को सुनता है? कभी नहीं सुनता है। दूसरी बात, आप जो एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं, आप जो री एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं उसके पीछे जो दलील दी जा रही है वो दी जा रही है 2024 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस को डिलीट किया था और 1 क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने गलत दिया था। यूपीएससी जो क्वेश्चन डिलीट करता आया है वो पहली बार नहीं हुआ, यूपीएससी पहले भी बहुत बार क्वेश्चन को डिलीट किया है। तो उस डिमांड को तो आप छोड़ दीजिए, डिलीट होने का तो कोई चांस, जो डिलीट होने की जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर तो आप कुछ बात कर नहीं सकते। दूसरी बात है वो है रॉन्ग आंसर दिया था यूपीएससी ने, एक पॉलिटी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यूपीएससी ने रॉन्ग दिया था। क्या इसके कारण आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए? अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो कितने मार्क्स का फर्क आया? 2.66 का, 2 नंबर क्वेश्चन के 2.66 आपके नेगेटिव मार्किंग के। अब आप इस बात को देखिए, आपकी जो कट ऑफ गई है वो 87 गई है। अगर 2.66 का फर्क आ रहा है तो मतलब करीब 85 नंबर जिसके आ रहे हैं या फिर जिसके 86 नंबर आ रहे हैं वो व्यक्ति इसके लिए मानो थोड़ा कहने के योग्य भी है। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके 80 नंबर आ रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके 82 नंबर आ रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके 81 नंबर आ रहे हैं, उसके पास में तो कोई हक ही नहीं है वो इस बात को रखे। कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे? किन किन कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए? क्या यूपीएससी सेग्रीगेट करके उनको निकाल पाएगा? प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में चलिए। दूसरी बात, क्या यूपीएससी ने पहली बार रॉन्ग आंसर दिया है? आप एक बार 2011 से लेकर अभी तक की पूरे आंसर की को निकालिए, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जिसका आंसर कंट्रोवर्शियल है। आपको खुद को लगेगा कि हाँ भी इसका आंसर ये तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर भी मैं आपको दे दूंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पहले यूपीएससी ने दिए हैं जिसके अंदर आईआर के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। बस प्रॉब्लम क्या है पता है? इस बार जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस दिया था, जो गलत आंसर दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन का है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास में एक रिटन डॉक्यूमेंट है, हमारे पास में प्रॉपर हमारे पास में वो डॉक्यूमेंट है जिसके कारण हम उसको गलत प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन पहले जो यूपीएससी रॉन्ग आंसर देता आया वो किसमें देता आया है? साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट साइंस है, जिसको आप साबित नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण सभी लोग बोल नहीं रहे थे। बट अगर आप इस बात को देखेंगे कि कोचिंग के आंसर की, यूपीएससी के आंसर की, इन दोनों में फर्क आ रहा है, मिच हो रहा है, तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सीधी सी बात है कि बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हर साल होते हैं, 6-7 क्वेश्चंस हर साल कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको अपन साबित नहीं कर पाते हैं, इसके कारण अपन बोलते नहीं है। इस बार साबित कर पा रहे हैं, इसके कारण सभी लोग बोल रहे हैं। अब काफी लोग बोलेंगे क्या यूपीएससी ने सही किया? यूपीएससी सरासर गलत कर रहा है, सभी को पता है और ये चीज गलत है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देगा? यूपीएससी किसी भी सूरत में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा इस बात को समझिए। एग्जाम एक बार हो गया, पूरी प्रोसेस हो गई, आपको क्या लग रहा है उस फाइल को यूपीएससी वापस से खोलेगा? 2024 का एग्जाम हो चुका है, टॉपर निकल चुके हैं, लबास्ता में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, सभी को अपने अपने कैडर मिल चुके हैं, सीधी सी बात है पूरी प्रोसेस हो चुकी है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि उसके बदले में आपको अभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगी और यूपीएससी इस बात को सुनेगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप सड़कों पे उतरेंगे, आप जोर जोर से नारेबाजी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे और यूपीएससी आपकी बात सुनेगा? इम्पॉसिबल है। यूपीएससी कभी किसी की इस तरीके से बात नहीं सुनता है। यूपीएससी 2 तरीके से ही बात सुनता है, या तो कोर्ट की फटकार से या फिर पार्लियामेंट से। कोर्ट की फटकार यानी कि सीएट, आप सीएटी के पास में यानी कि कैट के पास में आपका केस जाएगा, कैट जो भी फैसला सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी काम करेगा। दूसरा तरीका होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कमेटी बिठाएगा, कमेटी जो भी सॉल्यूशन देगी उस सॉल्यूशन के ऊपर बात की जाएगी और सॉल्यूशन को वापस से रेकमेंड किया जाएगा, उसको फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये 2 तरीके होते हैं। अगर हम कैट की बात करते हैं तो कैट का जो फैसला आता है उसमें मिनिमम 2 या 3 महीने का आप टाइम लेके चल सकते हैं, लंबा समय भी चल सकता है। अगर हम पार्लियामेंट के प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें भी आपको कम से कम 5-6 महीने का टाइम लग सकता है। अगर आप ये सुनते हैं कि आपको इमीडिएट फैसला मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है। सड़कों पे उतरने से
सॉल्यूशन नहीं आता है। सड़कों पे उतरने से क्या होता है, अगर आप सड़कों पे उतरते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो इससे सिर्फ एक काम होगा, आपके मुद्दे को नेशनल हाईलाइट मिलता है। नेशनल हाईलाइट मिलने से आपका मुद्दा पार्लियामेंट में जल्दी पहुंचता है, इवन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन भी ले सकता है। तो ये सारे तरीके होते हैं। बट अगर आप ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा टाइम की बात कर रहे हैं वो सीधी सी बात वही कैंडिडेट है जिनके अटेम्प्ट या तो खत्म हो चुके हैं या फिर वो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, मेरे सहानुभूति आपके साथ में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना चाहिए, सीधी सी बात है कि आपने बहुत समय इस एग्जामिनेशन को दिया है, तो आप एक डिमांड रख रहे हैं। आपकी भी भावना मुझे समझ में आ रही है कि आप क्यों इस बात को कर रहे हैं। ठीक है, पर आप इस बात को देखिए, क्या ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली जो बात हो रही है ये अभी उठी है, ठीक है, 2025 में। आप इसको पहले भी कर सकते थे, जब एग्जाम जब प्री हुआ था उसके बाद में। कहने का मतलब जब आंसर की आई थी तब नहीं, अभी जब 2025 का मामला उठा तब आप इस बात को रख रहे हैं। दूसरी बात, आप इस बात को सोचिए, क्या आपके मतलब सीधी सी बात है कि सभी लोग तो इसके अंदर होंगे थे, एक बड़ा तबका इसके अंदर नहीं है, एक छोटा तबका ही है। मतलब अगर हम बात करेंगे यूपीएससी के पूरी मेजोरिटी की, तो पूरा मेजोरिटी का बड़ा हिस्सा आपके साथ में नहीं होगा, आपका एक छोटा हिस्सा आपके साथ में होगा। और आपको लग रहा है कि छोटे हिस्से की बात यूपीएससी आज तक सुना है, यूपीएससी कभी नहीं सुना है। अगर आप पुराने सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, यूपीएससी 2012 में बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुआ था, सड़कों पे लोग उतरे थे, लोग जेल में भी गए थे, इवन बहुत बड़े स्तर पे दंगे तक हुए थे। ठीक है, इस तरीके के प्रोटेस्ट उस समय हुए थे। क्या हुआ था, क्या आपको लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम मिला था? किसी को कुछ भी नहीं मिला था। अगर आप 2020 कोविड के मामले को जानते हैं तो उस समय भी किसी को कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला था। काफी लोगों ने जंतर मंतर पर करीब 6 महीने तक धरना प्रदर्शन किया था, कुछ भी नहीं मिला था। 2023 में सीसेट में इंजस्टिस हुआ था, काफी लोगों ने जंतर मंतर पे करीब 2 से 3 महीने तक इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई थी। काफी लोगों ने उसके खिलाफ बड़े बड़े स्तर पे जहां तक हो सका उन्होंने केस भी लड़ने की कोशिश की थी। इवन मैंने उस पूरे प्रोटेस्ट को चैनल पे कवर भी किया था, सारी बात को मैंने उस समय रखा भी था। जेन्युइन डिमांड थी, बट यूपीएससी ने उस समय भी नहीं सुनी थी, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया था। मैं ये वीडियो बनाकर आपको इसके लिए बता रहा हूँ, काफी लोग यूट्यूब पे आपको बोल रहे हैं आप इस डिमांड को रखिए, इस डिमांड को रखिए। देखिए, अगर आपकी जो आवाज़ है, अगर आप प्रोटेस्ट में अगर यूनिट होकर अगर आप आवाज़ नहीं रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपकी आवाज़ दब जाएगी। अगर अलग अलग आवाज़ आएगी तो कुछ भी फैसला नहीं होगा। जो जेन्युइन डिमांड है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखी है, जिसके अंदर आंसर की को लेकर है, सीसेट को लेकर है, रॉन्ग जो ट्रांसलेशन होता है वो है, हिंदी मीडियम का जो ट्रांसलेशन आता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है। इन सबके साथ में एक प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो देखी जा रही है बायोमेट्रिक चेक को लेकर। कहने का मतलब जो एंट्री होती है तो उसके अंदर बिग सिक्योरिटी चेक होती है, उसके ऊपर बात रखनी चाहिए। साथ में जो OMR शीट आती है, OMR शीट के साथ में कार्बन कॉपी आनी चाहिए ताकि एक एस्पिरेंट रीचेक कर सके। इस डिमांड के ऊपर बात रखनी चाहिए और टाइमली मैनर में आंसर की आती है। और अगर आंसर की के अंदर कुछ भी गलत आंसर दिया जाता है, कुछ भी रॉन्ग होता है, तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि एस्पिरेंट उसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो ये सारी अगर जेन्युइन डिमांड होगी तो सीधी सी बात है कि आपकी बात लंबे समय तक सुनी भी जाएगी और आगे तक जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप इसके ऊपर क्या सोचेंगे। मुझे पता है कि आप लोग गालियां देंगे, मुझे पहले भी देता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।